हेलो एवरीवन, वेलकम टू माना डीएस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कलचुरी शासन काल में कौन कौन सी शासन व्यवस्था थी। तो कलचुरी शासन व्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था में किन किन राजाओं के समय, मतलब ये तो नहीं कंप्लीट, जो राजाओं के समय कौन कौन सी जो शासन की व्यवस्था थी, गढ़ थी, आपकी थी बरहा थी, मंडल थी, ग्राम थे, तो इन सब के बारे में जो उस शासन काल में, मतलब कौन सी शासन काल में, आपका कलचुरी शासन काल में इनको किन नाम से जाना था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो है आपका कलचुरी शासन व्यवस्था, मतलब कलचुरी में शासन की क्या क्या व्यवस्था थी। छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी प्रशासन क्या थी, आपका राजतंत्रात्मक था, जहां राजाओं के असीमित अधिकार थे। किनके असीमित अधिकार थे? राजाओं के असीमित अधिकार थे। ओके। प्रशासन के विभागों, मतलब जो यहाँ शासन चलता था, जो प्रशासन जो आज हमारे वर्तमान में चलता है ना, जो प्रशासन, सीएम चलता है, राजस्व मंत्री चलता है, राज्य मंत्री चलता है, तो उस समय जो मंत्री थे उनका भी कुछ नाम होता था प्रशासन, तो वह प्रशासन का विभाग ना। तो प्रशासन के विभागों का दायित्व क्या है? अमात्य मंडल सदस्य। मतलब उस समय क्या होता था, जो आपके जो मंत्री होते थे, जो राजा के जो नीचे जो काम करने वाले होते थे, उनको अमात्य बोला था। मतलब अमात्य के मंडलों का एक सदस्य होता था, एक ग्रुप होता था, जिसे आज के वर्तमान में हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। वो वही उस समय कलचुरी कालीन समय में उनको अमात्य कहा जाता था ना। तो देखिए, ये अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। किस पे भार? जो राजा एक प्रमुख होता था, और जो अपने राजा अपने सभी कार्यों, मतलब आप इस क्षेत्र को देखिए तो उस समय अमात्य होता था, और अमात्य पर ही जो पूरी शासन, मतलब जो पूरी प्रजा का भार होता था। ओके, समझ में आया? उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब कलचुरल कालीन शासन में कौन कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था थी। देखिए, हम देखते हैं प्रशासनिक इकाई है, फिर प्रमुख है, फिर उसका विवरण, मतलब क्या क्या विवरण है। सबसे पहला है आपका मंडल। अब मंडल क्या है? मंडल को में प्रमुख क्या होता था? महामंडलेश्वर ना, महामंडलेश्वर और मांडली। मंडल में क्या होता था? महामंडलेश्वर और मांडली। और जो इसका क्या क्या कार्य, क्या विवरण क्या था? यह प्रशासन की कौन सी, यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ना, सॉरी, सबसे बड़ी इकाई थी। यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी ना। कौन था? मंडल यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई है। ओके। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है गढ़ क्या होता है भाई? ये कलचुरी कालीन शासन का एक पद होता था, जिसको हम बोलते थे गढ़। मतलब गढ़ में क्या क्या कौन कौन से अंतर्गत? गढ़ क्या आता है? दीवान। जैसे कोई स्टेट में होता है, कोई राज्य में होता है, तो उस समय क्या है ना, जो पूरे क्षेत्र को देखता था वह दीवान होता था ना। ये दीवान होता था एक गढ़ में। अब एक गढ़ में भाई, एक गढ़ होता क्या है? देखो, एक गढ़ यानी एक गढ़ में क्या होता है? एक गढ़ में क्या होता है? 84 गांव उसके अंदर आते थे। कौन से गढ़? जैसे कि एक गढ़ में क्या है? 84 गांव का समूह होता था, जिसमें क्या है? 7 बरहू मतलब क्या होता है? 7 बरहू का एक गढ़ बनता था। ओके, गढ़ बनता था। एक बार फिर समझाओ, गढ़ किसको बोलते हैं? गढ़ किसको बोलते हैं? आप गढ़ ना, गढ़ जो उसका प्रमुख कौन था? एक गढ़, दो गढ़, तो जो गढ़ का जो मेन मुखिया कौन होता था? वो होता था दीवान। जो उस गढ़ को कौन संभालता था? कोई एक राज्य, जैसे जैसे हमारा राज्य है, तो हमारे राज्य कौन संभालता है? सीएम। तो वैसे ही उस गढ़ को जो कौन संभालता है, उस स्टेट को कौन संभालता है? वो है आपका दीवान ना। और जो ये क्या है? गढ़ क्या है? इसमें क्या है ना, एक गढ़ में, मतलब आपका मान लो एक गढ़ में कितने गांव होते थे? 84 विलेज। ओके, 84 गांवों का समूह होता था, 84 गांव का समूह, जिसमें क्या? 7 बरहू, मतलब ये 7 बरहू का एक गढ़ बनता है ना। तो ये वही है, गढ़ बनता है, 7 बरहों का एक गढ़ बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बरहों। ये कलचुरी कालीन शासन के जो ना प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक इकाई। जो प्रशासनिक इकाई में उसको क्या बोला जाता था? उसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है, कौन चलाता है, फिर उसका विवरण ना। तो बरहों को क्या बोलते हैं? दाऊ। बरहों कौन संभालता था? आपका दाऊ। अब ये बरहों क्या होता है, देखते हैं आगे। बरहो मतलब नाम से स्पष्ट है, यह 12 गांवों का एक समूह होता था ना। क्या होता था? 12 गांवों का एक समूह होता था ना। ये आपका 12 गांवों का एक समूह होता था, उसको क्या बोलते हैं? बरहो। और जिसका मुखिया कौन होता था? दाऊ। जैसे हम बोलते नहीं, गांव जाते हैं, अरे आप तो बहुत बड़े दाऊ है, तो वही दाऊ क्या है ना, उस गांव को संभालता है। कौन सा? ओके। उसके बाद ग्राम।
अब कलचुरी ये जो हम जो पढ़े ना बहुत ही प्राचीन कालीन है, और जो ये प्रथा आज भी गांव में चले आ रही है। जैसे बोलते हैं ना, हे दाऊ, आप ये तो गांव के दाऊएगा, ये तो बहुत लेनदार जमींदार है। दाऊ मतलब बहुत बड़ा आदमी होता है ना। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गोटी, ग्राम। ग्राम ना, ग्राम में क्या है आपका, ग्राम में आपके जो गांव के जो बड़े आदमी होते हैं उसको भी गोटियां बोला जाता है ना, गोटियां। तो ये वही है ग्राम क्या है, जिसका मुखिया कौन है आपका, प्रमुख गोटिया। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। ये प्रशासन की क्या है, आपकी सबसे छोटी इकाई है ना। कौन सबसे छोटी इकाई है, ग्राम। गांव ना सबसे छोटा होता है, आदमी जान दिए हम कौन से गांव जा रहे हैं, तो गांव ना सबसे छोटा इकाई होता है ना प्रशासन की, और जिसको संभालता कौन है, गोटियां। गोटियां। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्थानीय प्रशासन। अब कलचुरी शासन प्रशासन काल में जो इसकी स्थानीय शासन कौन कौन थे ना, ओके देखें। तो देखिए स्थानीय प्रशासन हेतु तो कौन सी संस्था चले, पंचकूल। आपका एक पंचकूल संस्थान, पंचकूल संस्था कलचुरी शासकों ने बनवाई थी। किसने बनाई थी, जो स्थानीय प्रशासन में पंचकूल संस्था किसने बनाई थी, कलचुरी शासकों ने बनवाई थी। ओके। उसके बाद नगर प्रमुख क्या होते हैं, जो नगर के मतलब उस समय भी एक नगर प्रधान होता था जो नगरों के बाहर था, उसको क्या बोलते थे, नगर प्रमुख ना। जो नगरों की मतलब जो नगरों की देखभाल करता था, नगरों में कौन आ रहा है जा रहा है उसकी जानकारी रखता था, तो वह है पूर्व प्रधान ना, पूर्व प्रधान होते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो ग्रामीण प्रमुख। अब जो ग्रामीण प्रमुख क्या है आपका, ये ग्रामीण प्रमुख क्या है आपका, देखिए ग्राम कूट या ग्राम भोगी क्या है, ग्राम कूट या ग्राम भोगी होते थे। क्या होते थे ये ग्रामीण प्रमुख, इन्हें गांव के जो सभी चीजों का उपयोग करने वाला, जो ग्राम कूट है और जो ग्राम भोगी मतलब गांव में रहने वाले व्यक्ति होते थे, जो गोटिया के अधीन, किसके अधीन होते थे। अब यहाँ पे जो गोटिया के अधीन मतलब गोटिया के अधीन ने नीचे मतलब गोटिया के अंदर काम करने वाला कोई गांव का व्यक्ति रहता था, उसको होते हैं ग्राम कूट ग्राम अधीन ना। तो ये क्या, जो गोटिया के अधीन होते थे। उसके बाद है गांव और नगरों, क्या है, गांव और नगरों की स्थानीय प्रशासन, क्या भाई, गांव और नगरों की स्थानीय प्रशासन को पंचकुल संस्था का नाम दिया। जैसे गांव, ये गांव हो गया, कोई गांव हो गया, और नगरों जो दोनों मिल गए ना, गांव और नगरों का स्थान जो प्रशासन चल रहा है, जो कलचुरी शासन काल में स्थानीय प्रशासन को क्या बोलेंगे आप, हम बोलेंगे पंचकुल संस्था। क्या, पंचकुल, पंचकुल संस्था, पंचकुल, इसको आप याद रखेंगे, पंचकुल संस्था। जब गांव और नगरों के जो मिलने से जो बनता है उसको कलचुरी काल शासन कहा गया, पंचकुल संस्था के नाम जाता है। ओके, समझ में इस बात। पंचकुल में आप कितने संस्था, वही बोलते हैं ना पंच सरपंच वाला सिस्टम, ये उस समय से चली आ रही है ना कलचुरी काल से, तो वही है। तो इसमें क्या, पंचकुल में कितने होता है, 5 से 10 सदस्य तक होते हैं, किसमें, पंचकुल सदस्य में। उसके बाद है जिन्हें महत्तर कहा जाता है। अब जो इनके समूह को क्या कहा जाता है, महत्तर कहा जाता है। ये आप है ना, जिन्हें महत्तर कहा जाता था। और सदस्य प्रमुख, और जो इसके सदस्य के प्रमुख क्या, महत्तम कहा जाता था। देखो महत्तर और महत्तम दोनों में कितना फर्क है, देखिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कलचुरी कालीन शासक में जो जो उनकी मुख्य मतलब जो कौन सी प्रशासनिक इकाई चलती थी, वही मंडल को क्या, महामंडलेश्वर, गढ़, दीवान, बरहू, दाऊक बोलता है, ग्राम, गोटिया। तो चलो मैंने यहाँ तक आप लोग सभी को समझाया, एक बार हम फास्ट रिवाइज करें। ओके, हम पढ़ रहे हैं कलचुरी शासन व्यवस्था ना। कलचुरी शासन व्यवस्था में छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, मतलब राजा के अधीन था, मतलब राजा जो बोलता था वो राजा एक प्रमुख होता था, मतलब मुखिया होता, मेन वही होता था। उसके नीचे जो अंदर जो काम करते थे वो मंत्री थे। तो ठीक है, जहां राजाओं के असीमित यानी राजाओं के काफी सारे अधिकार थे, राजा चाहे कुछ भी कर सकता था, इसका गलत काट चाहे उसका गलत, तो वहां जब मंत्री को ये बोल वो सब चीज राजा को पूरा अधिकार थे, तो वही असीमित अधिकार थे ना। क्या, राजाओं को असीमित अधिकार थे कुछ भी करने का। ओके। उसके बाद प्रशासन के विभागों, क्या, प्रशासन के विभागों को दायित्व, अब अमात्य वही बताया मैंने आपको कि जो राजा के जो अंदर मतलब वही मंत्री होता है, अमात्य जो सारे विभागों को देखता है, सारे काम करता है, राजा के आदेश को मानना, राजा के आदेश को फॉलो करना, एवं ग्राम सरपंच सचिव मतलब एक प्रकार के मंत्री का ही काम करता है, तो सारे काम जो अमात्यों द्वारा किया जाता है। ओके। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं हम।
प्रशासनिक व्यवस्था में आपका प्रशासनिक इकाई है, फिर प्रमुख है, फिर विवरण है। तो इन सबको हम देखते हैं आगे धीरे धीरे करके। देखो मंडल, मंडल क्या है आपका, मंडल महामंडलेश्वर है, फिर मांडली के, इसका क्या क्रम है, यह प्रशासन की, ये कलचुरी कालीन जो प्रशासन में यह प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी। कौन सी सबसे बड़ी इकाई थी, महामंडलेश्वर और मंडल ना, ये सबसे बड़ी इकाई थी प्रशासन की। उसके बाद दूसरा है आपका गढ़। गढ़ का जो प्रमुख कौन होता है, दीवान, जैसे किसी भी एरिया क्षेत्र का दीवान होता है ना, तो एक गढ़ में कितना होता था भाई, एक गढ़ में 84 ग्रामों का समूह होता था ना, 84 गांवों का समूह होता था, जिसमें 7 बरहों का एक गढ़ बनता था। यानी इसमें एक 7, ये हो गया 5 और ये 7 से 7 बरहों का एक क्या बनता था, गढ़ बनता था, गढ़ बनता। उसका बरहों, बरहों किसको बोलते हैं आप, बरहों, बरहों दाऊ, दाऊ किसी गांव में होता है ना, एक बड़ा दाऊ होता है, तो वही है। यह 12 गांव, बरहों मतलब याद रखिए यह 12 गांव का एक समूह होता था, ओके ना। उसके बाद ग्राम, गोटिया, गोटिया क्या है, यह प्रशासन की, जो गांव में क्या होता है, एक गोटिया तो होता ही है, यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। कौन थी, ग्राम थी ना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था कलचुरी शासकों ने बनवाई थी, ओके। नगर, जो नगर प्रमुख होता था वो क्या होता था, पूर्व प्रधान होते थे, पूर्व प्रधान होते थे, ओके। ग्रामीण प्रमुख, जो ग्राम कूट और ग्राम भोगी, जो क्या होते थे, जो गोटिया के अधिक, मैंने बताया ना, जो गांव का कोई व्यक्ति है वो कई व्यक्तियों का समूह मिलकर जो गोटिया के अधिक होते हैं वो क्या है आपका ग्राम कूट या ग्राम भोगी कहलाते हैं। गांव और नगरों के जो क्या है, गांव और नगर मिलकर के स्थानीय प्रशासन ने पंचकुल संस्था का नाम दे दिया। किसका, पंचकुल। और पंचकुलों में क्या है, 5 पंचकुलों में 5 से 10 सदस्य। कितने सदस्य भाई, कितने आदमी लोग रह के उस संस्था को चलाएंगे, तो वही है पंचकुल में 5 से 10 सदस्य होते थे, ओके। जिन्हें क्या महत्तर कहा जाता था, और जो सदस्य प्रमुख, जो इसके सदस्य के प्रमुख है उसको महत्तम, महत्तम कहा जाता था, ओके। तो ये पढ़ा हमने कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ओके, थैंक यू।